आज हमारी सुहाग रात है और तुम कह रही हो कि तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं मानता हूँ कि हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई है, पर मैंने आपको पहली नज़र में ही दिल दे दिया था। मैं बहुत चाहने लगा हूँ आपको, और आप हैं कि मुझे अपने करीब ही नहीं आने दे रही हैं। देखिए, हम आपकी दुल्हन हैं। हम चाहते हैं कि हम पहले एक दूसरे को समझें, उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी के लिए हम आपके ही हैं। समझ रहे हैं ना आप हम क्या कह रहे हैं? दुल्हन ने शर्माते हुए दूल्हे से कहा। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सभी लोग बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। तभी दुल्हन चुपचाप बिना कोई आर्ट के उठती है, इधर उधर ध्यान से देखती है, फिर अपने दूल्हे को भी हल्के से हिला के देखती है, और जब वो ये पुख्ता कर लेती है कि दूल्हा बहुत गहरी नींद में है, तभी चुपचाप से गहनों की पेटी उठाकर धीरे से बाहर आ जाती है। आंगन में एक के बाद एक चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर घर की औरतें और बच्चे सो रहे थे। दुल्हन धीरे से उन सभी को पार करते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गई, और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर घर के बाहर आ गई। घर के बाहर झाड़ियों से कोई लड़का बाहर आया और फिर दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहीं ले गया। करीब 4 बजे दूल्हे की आंख खुली और अपनी दुल्हन को बिस्तर पर न पाकर वह थोड़ा बेचैन हो गया। उसने थोड़ी देर तक वहीं बिस्तर पर अपनी दुल्हन का इंतजार किया, पर जब काफ़ी देर तक दुल्हन वापस नहीं आई, तब वह बाहर आंगन में सोई औरतों से दुल्हन के बारे में पूछने लगा। सभी शादी की थकान के बाद बेसुध सोए हुए थे, इसलिए किसी को भी भनक तक नहीं हुई कि दुल्हन तो घर से भाग चुकी है। सभी जगह ढूंढने के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। जब दुल्हन का कहीं कोई पता नहीं चला, तो सब ने ये मान लिया कि दुल्हन उन लोगों को धोखा देकर भाग चुकी है। कहानी के इस पहलू को सुनकर अभी कोई अंदाजा लगाना कठिन है, क्योंकि किसी भी कहानी का अंत इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है। कभी कभी सभी पात्र बहुत ही अच्छे से अपना किरदार निभाते हैं, लेकिन कहानी को पढ़ने या सुनने वाला निर्णय लेता है कि उन्हें सबसे अच्छा किरदार किसका लगा। तो चलिए, अब आप लोग भी बताइएगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, और इसकी तह तक जाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। जमींदार सूर्य प्रताप की हवेली आज दुल्हन की तरह जगमगा रही थी। सूर्य प्रताप एक बहुत ही धनाढ्य परिवार से हैं। उनके घर पर उनकी मां रुक्मणी देवी और पिता कृष्णकांत के अलावा उनकी पत्नी मीरा हैं। आज यह उत्सव होने की वजह यह थी कि सूर्य प्रताप शादी के 5 साल बाद पिता बनने जा रहे थे। अंदर सारी औरतें ढोलक और मंजीरे बजाकर मंगल गीत गा रही थी। सूर्य प्रताप की मां रुक्मणी देवी हर चीज का जायजा ले रही थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। सारे आदमियों का खाने पीने और बैठने का इंतजाम बाहर की तरफ किया गया था। वहाँ सारे आदमी बैठकर गपशप कर रहे थे। कुल मिलाकर सभी खुशी में मदमस्त हो चुके थे। तभी वहाँ उदय प्रताप, जो कि सूर्य प्रताप के जिगरी दोस्त हैं, वो अपनी पत्नी के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं। उन्हें देखते ही सूर्य प्रताप की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, और वो जोश के साथ भागते हुए उदय प्रताप को गले लगा लेते हैं। उदय प्रताप भी उतनी ही गर्मजोशी से सूर्य प्रताप को गले लगाते हुए खुशी से झूमने लगते हैं। देखा मेरे यारा, कहा था न मैंने कि अब बहुत जल्द ही तेरी ये कामना भी पूरी होगी, और देख ऐसा ही हो रहा है, और तू बेकार ही फिक्र करता था। उसके प्रत्युत्तर में सूर्य प्रताप ने मुस्कुराते हुए उदय प्रताप से कहा कि हाँ यारा, बस तुम सबकी दुआओं और पुरखों के आशीर्वाद से शादी के इतने सालों बाद भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दिखाई है। नहीं तो हम दोनों ने तो हार ही मान ली थी और ये मान लिया था कि हम बेऔलाद ही रहेंगे, पर तुमने और रत्ना भाभी ने हमेशा हमें उम्मीद दिखाई कि एक न एक दिन हमें भी ये खुशी ज़रूर नसीब होगी, और देखो आज वो खुशखबरी भी आ गई। तभी सूर्य प्रताप की बात बीच में काटते हुए रत्ना बोली, और हम दोनों भी आ गए। जैसे ही खुशखबरी सुनी हमसे तो रहा ही नहीं गया भैया। जैसे ही हमें पता लगा कि मीरा माँ बनने वाली है, रत्ना को ऐसे चहकते हुए देखकर दोनों जोर से हंसने लगे। तभी सूर्य प्रताप की माताजी वहां आ गई, और उन्हें देखते ही रत्ना और उदय प्रताप उनके पैर छूने लगे। अरे कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने। हमने तो सोचा था कि सबसे पहले तुम दोनों ही आओगे और सबसे आखिर में तुम दोनों पहुंचे हो, रुक्मणी देवी ने प्यार से शिकायत करते हुए कहा। और ऐसा कहकर रुक्मणी देवी रत्ना को अंदर मीरा से मिलवाने ले गई। अंदर आते ही रत्ना हवेली की सजावट देखकर दंग रह जाती है।
वैसे तो सूर्य प्रताप के घर का हर उत्सव बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है, पर आज तो जैसे सारे गांव की नज़र उनकी हवेली पर टिक गई हो। रत्ना की नज़र जब सजावट से हटी तब उसने सामने तख्त पर बैठी मीरा को देखा। वैसे तो मीरा देखने में बहुत खूबसूरत है, पर आज सोने और हीरो के बड़े बड़े हार पहने मीरा किसी रियासत की रानी जैसी दिख रही थी। मीरा को सामने देखते ही रत्ना जोर से मीरा से जाकर लिपट गई। ओह हमारी सखी, हम आपको बता नहीं सकते कितने खुश हैं हम आपसे मिलकर। फिर रत्ना मीरा की ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए बोली, क्या बात है, आज तो आप अपनी शादी वाले दिन से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। नजर न लग जाए हमारी सखी को किसी की। और इतना कहते हुए रत्ना अपनी आंख से काजल लेकर मीरा के गाल पर नजर का टीका लगा देती है और मीरा ने उसकी बातें सुनकर शर्मा कर नजरें झुका ली। थोड़ी देर में गांव की औरतें आकर रुक्मणी देवी से कहने लगी कि अब बहू को ज़्यादा देर इस अवस्था में नहीं बैठना चाहिए। सबके कहे अनुसार रुक्मणी देवी ने रत्ना से कहा, जा रत्ना, मीरा को उसके कमरे में ले जा। रत्ना मीरा को सहारा देते हुए उसके कमरे तक ले जाती है और फिर उसे बिस्तर पर आराम से बिठा देती है। तभी सूर्य प्रताप उदय प्रताप से कहने लगे, यार उदय, देखो तुम दोनों भी अब बाल बच्चों के बारे में सोचो। इतना सुनते ही उदय प्रताप कहता है, देखो भाई, जब तुम्हारी शादी हुई हमने भी तभी लड़की पसंद कर ली थी। अब तुम्हारे बच्चे को आने दो, पीछे पीछे मेरा बच्चा भी आ ही जाएगा। और इतना कहते ही सूर्य प्रताप और उदय प्रताप जोर से हंसने लगे। तभी पास में बैठे उन दोनों के बचपन के मित्र सुभाष ने कहा कि यार तुमने क्या बात छेड़ दी है। याद है सूर्य प्रताप की शादी का किस्सा? मैं तो आज भी नहीं भूला। क्या हरकत की थी तुमने इस उदय के कहने में आकर। और सुभाष के कहने पर सूर्य प्रताप अपनी शादी का किस्सा सुनाने लग गए। ठाकुर सूर्य प्रताप और उदय प्रताप एक ही गांव के थे और बचपन के मित्र भी थे। दोनों के परिवार बहुत समृद्ध थे, परंतु जहां सूर्य प्रताप अपनी जमींदारी संभालते थे वहीं उदय प्रताप का दिल जमींदारी और गांव में बिल्कुल नहीं लगता था। और उनकी पढ़ाई लिखाई की रुचि देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। उदय प्रताप के परिवार थोड़े खुले विचारों का था, वहीं दूसरी तरफ सूर्य प्रताप के घर सभी रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। और इन दोनों की प्रेम कहानी भी कुछ खास है। ठाकुर सूर्य प्रताप के घर वालों ने उनकी शादी 18 साल के होते ही तय कर दी थी और अभी अगले सप्ताह उनकी शादी रामनगर के जमींदार की बेटी मीरा से होने वाली है। मीरा बहुत सुंदर और सुशील है। उस जमाने में माँ बाप लड़के लड़की की तस्वीर भी एक दूसरे को नहीं दिखाते थे और लड़का लड़की भी माँ बाप की बात मानकर शादी के लिए चुपचाप तैयार हो जाते थे। रत्ना और मीरा भी पक्की सहेलियां हैं। रत्ना का व्यवहार मीरा से थोड़ा अलग है। जहां मीरा इतनी शांत है वहीं रत्ना एकदम चंचल और जीवन से भरी हुई है। सूर्य प्रताप की शादी की खबर सुनते ही उदय प्रताप कुछ दिन की छुट्टी लेकर प्रतापनगर आ गए। गाड़ी सीधे सूर्य प्रताप की हवेली के आगे रुकी। हवेली में सूर्य प्रताप की शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सूर्या मेरे यार, कहाँ हैं आप? उमा, सूर्या कहाँ है? उदय प्रताप को देखते ही उमा सबसे पहले मुंह बिचकाती हुई कहने लगी, इतनी देर लगा दी आने में। वो देखो सूर्य भैया मुंह फुलाए छत पर टहल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी जाकर उसको मनाता हूँ। और ऐसा कहते हुए उदय प्रताप सीधे छत पर चले गए और पीछे से आकर उदय प्रताप ने सूर्य प्रताप को जकड़ लिया और सूर्य प्रताप अपनी झूठी मूठी नाराजगी छोड़कर खुश होते उससे गले लग गए। यार जल्दी से कुछ खिला दे, भूख लग रही है, उदय प्रताप ने सूर्य प्रताप से कहा। सूर्य प्रताप ने किसी नौकर से चाय और कुछ खाने के लिए मंगवाया। चाय पीते पीते उदय प्रताप ने सूर्य प्रताप से पूछा, यार एक बात बताओ, भाभी की तस्वीर कहाँ है? उनके दीदार तो करवाओ। दर्शन तो तब करवाऊं जब खुद दर्शन किए हों। तुम्हें तो पता है कि हमारे घर वालों से पूछने की हिम्मत नहीं है कि हम लड़की देखना चाहते हैं। सूर्य प्रताप ने अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा, ओह नो, तुमने अभी तक हमारी होने वाली भाभी को ही नहीं देखा। ये तो गलत हुआ तुम्हारे साथ। पर अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं अभी कोई जुगाड़ लगाता हूँ तुम्हें भाभी से मिलवाने की। नहीं उदय, अगर मेरे घर वालों को इस बात की भनक भी लग गई तो मुझे तो इस घर से ही नहीं, इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम रहने दो।
हम ऐसे ही बिना देखे शादी कर लेंगे, सूर्य प्रताप ने अपनी मजबूरी दिखाते हुए कहा। सूर्य प्रताप की बातें सुनकर उदय प्रताप ने कंधे उचकाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम्हें ही भाभी से मिलने की कोई चिंता नहीं है तो मुझे क्या। उदय प्रताप की बात सुनकर सूर्य प्रताप भी जोश में आ जाते हैं और फिर उदय प्रताप मीरा से मिलने की योजना बनाने लगे। अगले दिन सुबह सुबह उदय प्रताप तैयार होकर सूर्य प्रताप के घर पहुंच गए और सूर्य प्रताप के कान में सारी योजना समझाने लगे। उदय की बात सुनकर सूर्य प्रताप ने कहा, यार अगर किसी को पता चल गया तो कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम वही करना जैसा मैंने कहा है, ओके। उदय प्रताप ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा। सूर्य प्रताप ने हाँ में सर हिला दिया। तभी उमा चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल होती है। ये लीजिए भैया गर्मा गर्म चाय। फिर थोड़ी देर में अचानक चाय पीते पीते सूर्य प्रताप चीखने लग गए। उमा ने घबराकर चाय का कप नीचे रख दिया और सूर्य प्रताप को देखने लगी। क्या हुआ भैया आपको? सूर्य प्रताप ने पेट को पकड़ते हुए इशारा किया और कहा कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सूर्य प्रताप की बात सुनकर उदय प्रताप तुरंत बीच में बोला, ओहो, लगता है तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास शहर ले जाना पड़ेगा। अभी 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है, इससे पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, नहीं तो कहीं शादी वाले दिन तुम्हारी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो मुसीबत आ जाएगी। उदय प्रताप की बात सुनकर उमा को उसकी बात सही लगी और वो उदय से कहने लगी, हाँ भैया, आप तुरंत ही भैया को शहर ले जाओ, मैं माँ बाबूजी को बता दूंगी। पर भैया आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि शाम को पंडित जी आ जाएंगे पूजा कराने, जिसमें भैया को भी बैठना है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो उमा, हमें आने जाने में लगभग 1 घंटा लगेगा और फिर वहाँ डॉक्टर साहब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, तो सब मिलाकर लगभग 2 घंटे तो लगेंगे ही। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरी बहन, तुम घर पर सब संभाल लोगी। उदय ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ भैया, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, बस आप भैया को लेकर जल्दी जाओ। हाँ ठीक है उमा, चल सूर्या जल्दी से ढंग के कपड़े पहन ले। सूर्य प्रताप से उदय ने कहा, ढंग के कपड़े क्यों पहनने हैं भैया, डॉक्टर के पास ही तो जाना है। उमा ने आश्चर्य से पूछा। तू नहीं समझेगी उमा, यह डॉक्टर ऐसा ही है, उदय प्रताप ने उमा से मजाक में कहा। उमा दोनों के जाने के बाद अम्मा को सूर्य प्रताप की तबीयत का हाल बताने चल पड़ी। देखा सूर्या, कितना आसान था, और एक तू है बिना मतलब में ही डर रहा था। उदय ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। मीरा का गांव सूर्य प्रताप के गांव से आधे घंटे की दूरी पर था। नियत समय पर दोनों उसके गांव पहुंच गए और गांव के बाहर गन्ने के खेत के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी और फिर वहां से दोनों पैदल ही गांव की ओर निकल पड़े। यार अब आगे क्या करना है, हम मीरा से मिलेंगे कैसे, वो तो बता, सूर्य प्रताप ने उत्सुकता से पूछा। तू चिंता मत कर, मैं अभी कुछ सोचता हूँ। रास्ते में उदय ने मीरा के घर का रास्ता कुछ लोगों से पूछ लिया और थोड़ी ही देर में दोनों उसके घर के सामने खड़े थे। अब आगे क्या कर, दोनों को ही कुछ पता नहीं था। तभी थोड़ी देर में किसी बड़े से कद के आदमी ने दरवाजा खोला और अचानक से इस तरह किसी लंबे कद के आदमी को बाहर आते देखकर सूर्य प्रताप बुरी तरह डर गया और उसने वहीं से भागना शुरू कर दिया। उस आदमी की भी कुछ समझ नहीं आया। सूर्य प्रताप की इस हरकत पर उदय प्रताप कुछ कह नहीं पाए और बहाना बनाकर कहा कि हम मुसाफिर हैं और किसी के घर जाना है, पर गलती से आपके घर आ गए। ऐसा कहकर वहां से निकल आया। अब उदय प्रताप भी बुरी तरह डर गए थे और आगे जाकर देखा तो सूर्य प्रताप एक पेड़ के नीचे बैठे हाँफ रहे थे। उदय प्रताप ने गुस्से से सूर्य प्रताप को घूरा और कहा, तुम वहां से भागे क्यों सूर्या? वो मुझे लगा कि उस आदमी ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए मैं वहां से भाग आया। वाह, मुझे वहां अकेले छोड़कर तुम भाग आए, ये अच्छा है। दोनों अभी पेड़ के नीचे बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी वहां से रत्ना कुछ सामान लेकर गुजर रही थी और उसने सूर्य प्रताप के मुंह मीरा का नाम सुन लिया। अब वो ठिठक कर वहीं छिप कर दोनों की बात सुनने लगी और तब उसे पता चला कि ये तो मीरा का दूल्हा है और ये पता चलते ही वो उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो गई और उनसे कहने लगी, अच्छा जी, तो आप मीरा की ससुराल से आए हैं? अचानक से इस तरह रत्ना को सामने देखकर दोनों डर गए। जी आप कौन हैं?
उदय ने रत्ना से प्रश्न किया। मैं कौन हूँ? जनाब, पहले आप बताएं, आप कौन हैं? प्रत्युत्तर में रत्ना ने भी प्रश्न दाग दिया। जी जी, वो हम। हाँ जी, आगे भी कुछ कहें। जी, हम प्रतापनगर से आए हैं। वो हम मीरा भाभी जी को देखने आए थे। उदय प्रताप ने सीधे ही बोल दिया, मीरा भाभी जी, हम। और आप उनके क्या लगते हैं जनाब? रत्ना ने फिर से प्रश्न किया। जी, मैं उनका देवर और ये उनके होने वाले पति। उदय ने शर्माते हुए अपना परिचय करवाया। ये मेरा भाई है ना, ये शादी से पहले एक बार भाभी का चेहरा देखना चाहता था, बस, और कुछ नहीं। उदय प्रताप ने दयनीय सा चेहरा बनाते हुए कहा। ओहो, बस इतनी सी बात है? तो आप मेरे होने वाले जीजाजी, हमारी सखी का चेहरा देखने आई हैं? रत्ना ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। उदय की बात सुनकर रत्ना को शरारत सूझी और वह उदय से कहने लगी, जरा ठहरिए, अभी बताती हूँ मीरा के भाई को कि देखो कौन मिलने आया है मीरा से। इतना कहते ही जैसे ही रत्ना भागी, उदय को कुछ समझ नहीं आया कि वो रत्ना को कैसे रोके, और आनन फानन में उसने मीरा को पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया। इस अप्रत्याशित वार से रत्ना डर गई और अपने को छुड़ाने के प्रयास में दोनों का चेहरा आमने सामने आ गया, और फिर दोनों ही की नजरें एक दूसरे से टकराई और एक पल के लिए सब शांत हो गया। दोनों बस एक दूसरे को अपलक निहारते रहे। तभी सूर्य प्रताप मामले की नजाकत को समझते हुए जोर से खांसने लगे, और तभी रत्ना और उदय झटक कर एक दूसरे से दूर हो गए। मैंने सोचा था कि तुम मुझे मीरा के दर्शन करवाओगे, पर तुम तो खुद ही किसी की आंखों में डूबने लगे। नहीं, वो मैं इनको मीरा भाभी के भाई से शिकायत न करने के लिए रोक रहा था, और इसलिए उदय ने बात अधूरी ही छोड़ दी। रत्ना को भी लगा कि अगर वो सूर्य प्रताप को मीरा को दिखा दे, बल्कि दोनों ही एक दूसरे को देख लें, तो इसमें हर्ज ही क्या है, और उसने भी यह तय कर लिया कि वो सूर्य प्रताप को मीरा से जरूर मिलवाएगी। ठीक है जीजाजी, आप मेरे साथ चलिए। अब रत्ना ने उन दोनों से कहा कि मीरा के घर के आगे एक मंदिर है, थोड़ी देर में रत्ना मीरा को लेकर वहां पहुंचेगी। तब तक वो दोनों मीरा का इंतजार उस शिव मंदिर में करें। उन दोनों से बात करने के बाद रत्ना सीधे मीरा के घर पहुंच गई। कहा कि मीरा कहाँ है? रत्ना ने मीरा की माँ से पूछा। बेटा, वो ऊपर अपने कमरे में है, मीरा की माँ ने उसे बताया। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं काकी, देखो न, मैंने शिवजी से मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मीरा की जल्दी से किसी सुंदर से लड़के से शादी तय हो जाए, तो मैं अपनी मन्नत उतारने के लिए मीरा के साथ शिवजी के मंदिर प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी। रत्ना ने तुरंत बात बनाते हुए मीरा की माँ से कहा। अच्छा, ऐसी बात है, पर बेटा आज तो मीरा को लेकर वैसे भी सारे रिश्तेदार मंदिर जाने वाले हैं, बस अभी हम निकलने ही वाले थे। तुम एक काम करो, प्रसाद लेकर हमारे साथ ही चलो, तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी और हमारी पूजा भी। मीरा की माँ ने अपनी बात कह दी। रत्ना की तो जैसे सारी योजना पर पानी फिर गया हो। वह एक भारी सी सांस लेते हुए मीरा की माँ से बस इतना ही कह पाई कि ठीक है काकी, मैं जाती हूँ ऊपर से मीरा को लाने। और ऐसा कहते हुए रत्ना मीरा को लेने उसके कमरे में पहुँच गई। कमरे में पहुँचते ही उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद वह मीरा को सारी बात बताने लगी। ए मीरा, सुन, मैं आज किससे मिलकर आ रही हूँ? रत्ना ने मीरा को हिलाते हुए कहा। किससे मिलकर आ रही हो सखी? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने होने वाले पति से मिलकर आ रही हो, मीरा ने उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल गलत, रत्ना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं अपने होने वाले पति से नहीं, बल्कि तुम्हारे होने वाले पति से मिलकर आ रही हूँ, मीरा ने पलकें झपकाते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने? मेरे होने वाले पति? वो यहाँ कैसे आए? मेरा मतलब है कि उन्हें यहाँ किसने बुलाया? मीरा ने आश्चर्य से पूछा। मैंने तो सुना है कि वो अपने होने वाली रानी साहिबा का दीदार ए हुस्न करने आए हैं। रत्ना लहराती हुई अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है रत्ना? ऐसा कैसे संभव है? हमारे घर वालों को पता चल गया तो खैर नहीं हम सबकी, मीरा ने डरते हुए रत्ना से कहा। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारे होने वाले पतिदेव का खराब हुआ है, और अब वो देवदास मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो तुम्हें लेने आई थी, पर अब काकी ने बताया कि तुम्हारे खानदान की सारी औरतें ही मंदिर में पूजन के लिए जा रही हैं, तो अब क्या किया जाए?
देखो, तुम तैयार हो जाओ और मैं जीजाजी को इशारा कर दूंगी, वो दूर से तुम्हें देख लेंगी। क्या ये ठीक रहेगा? मीरा ने सशंकित होते हुए रत्ना से पूछा। सब ठीक होगा। और ऐसा कहते हुए रत्ना ने मीरा को सूर्य से मिलने के लिए तैयार कर दिया। वहीं दूर कहीं से गाने की आवाज आ रही थी। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, बाबुल से झूठ बोली, सखियों से झूठ बोली। और जैसे ही मीरा ने ये गाना सुना, दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। नीचे आते ही मीरा की माताजी सब लोगों को मंदिर जाने के लिए कहने लगी। सब औरतों ने पूजन सामग्री ले ली और फिर सब मंदिर की ओर निकल पड़ी। उधर दूसरी तरफ सूर्य और उदय भी इंतजार करते करते थक चुके थे। मंदिर में दोनों ने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। फिर जैसे ही मीरा और रत्ना अंदर आई, सूर्य और उदय को देखकर पता चल गया कि पीले जोड़े में मीरा ही है जिसे रत्ना ने पकड़ रखा है। फिर जैसे ही मीरा और रत्ना अंदर शिव जी को जल चढ़ाने पहुंची, सूर्य और उदय भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। मीरा की भाभियां भी उसके साथ थी। तभी एक पल ऐसा आया कि सूर्य और मीरा एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए थे। पर जैसे ही मीरा की नज़र सूर्य से टकराई, मीरा ने झट से आंख बंद कर ली। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।